हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, आप सभी के बोर्ड एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन बाकी है। कहने का मतलब है सैम्पल पेपर्स तो अभी सॉल्व ही नहीं हुए। तो वही आज से हम शुरू करें। डेली आपको एक सैम्पल पेपर देने वाली हूँ ताकि आप अच्छे से इनको करें और समझें कि कैसे आपके पास में सारी चीज़ें लाइन अप होंगी। क्योंकि देखिए, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, आपको पता है कि भाई हम सारे रिवीजन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये डर है, क्या 3 घंटे के अंदर मेरा पेपर हो पाएगा? क्या सारे फॉर्मेट्स मुझे समझ में आएंगे? बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं आपके पास में। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है? सबसे पहले अब जो हम आपको सैम्पल पेपर दे रहे हैं, इनको अब आप सॉल्व कर लोगे। देखिए, हम आपको सॉल्व तो करा रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। अब इनको सॉल्व करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है? पहली चीज़, विद इन टाइम हमें काम करना है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स आपको बहुत सारे मार्केट में भी मिल जाएंगे, साइट पे भी मिल जाएंगे, बहुत जगह आपको मिलेंगे। अभी हम आपको सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। इनसे आपके कई फ़ायदे होने वाले। पहली चीज़, जितना पढ़ा है वो तो रिवाइज़ होगा ही होगा, प्लस आपको पेपर पैटर्न भी समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से इस बार आ रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले बार से पैटर्न चेंज है। तो पैटर्न की प्रैक्टिस तो हमें करनी है, ताकि हम जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे तो उस समय हम हड़बड़ाएँ नहीं कि अरे ये क्या आ गया, इसको कैसे करेंगे। और रही बात कि किस सेक्शन के लिए हमें कितना टाइम देना है, कैसे काम करना है, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हमारा रिवीजन होगा, हम विद इन टाइम सारा काम करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस हमें होंगे, मतलब एक तरीके से पेपर के पैटर्न्स को हम ज़बानी रटने वाले हैं। कैसे? इन सैम्पल पेपर के थ्रू। और रिवीजन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमेशा मैंने ये चीज़ आपको बोली है, इस साल ही नहीं, हर साल बच्चों को बोलती हूँ कि कम से कम 4 से 5 साल पहले के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आता है, और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सारी कोशिश हो जाती है और आखिरी कोशिश का एंड यहीं पर होता है, इसी तरीके से होता है। तो हम आपको करीबन 5 से 7 क्वेश्चन पेपर कराएंगे ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो आज है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर, जो है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये नंबर 1, ठीक है। ये आपको अपनी तरफ से सॉल्व करना है। चलिए, ये है 2024 और 25, जो अभी आपका 28 फरवरी को पेपर है, उसके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और याद रखिएगा, कोड आपका 002, ये क्लास 10th कोर्स ए का कोड है, पेपर कोड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, जब आपके पास में पेपर आएगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश दिए होंगे। क्या दिए होंगे? कुछ सामान्य निर्देश। तो इन सामान्य निर्देशों को देखें पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इन्हें आप समझिए। पहला चीज़ है 3 घंटे का समय, आपको मिल रहा है 3 घंटे का समय, और क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का। अब जिस हिसाब से पेपर है, और अगर आप लोगों ने समय से सारा काम नहीं किया, तो ये मान लीजिए कि पेपर छूटेगा। अब 3 घंटे के समय को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाते हैं वो देखिए। जब हमारे पास में पेपर मिलता है तो उसके 15 मिनट तक हमारे पास सिर्फ रीडिंग टाइम होता है, हमें लिखने की परमिशन नहीं होती। जैसे आपके पेपर का टाइमिंग है 10:30, ठीक है, तो आपको 10:15 पे पेपर मिल जाएगा। अब 10:15 से लेकर 10:13 तक आपके पास 15 मिनट का समय है। इस 15 मिनट के समय को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर आप बहुत सारे खेल कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपके पास ये जो 15 मिनट है, इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करिए। पहला 8 मिनट और दूसरा 7 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से 15 मिनट हो जाएंगे आपके पास में। तो पहले 8 मिनट को अभी आप हटा दीजिए, दूसरा लीजिए 7 मिनट। 7 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सिर्फ का खंड को छोड़कर। खंड का है ना, जो कि अपठित बोध है, उसे आपको नहीं पढ़ना है, आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए आप किस में? खंड खा से। खंड खा, गा और घा, ये 3 सेक्शंस को आपको पढ़ना है 7 मिनट के अंदर। और गा खंड में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर खोजने हैं। इतना काम आपको 7 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। 7 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, पूरा पेपर पढ़ने के साथ में, यानी कि 3 खंड खा, गा और घा पढ़ने के अलावा आपको खंड गा में जो
पठित गद्यांश और काव्यांश दिए गए हैं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को निकाल कर रख लेना है। ठीक है, चाहे तो आप एक पेंसिल ले लेना, सिर्फ एक छोटा छोटा सा डॉट्स भी लगा लोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप वो काम कर लेना। ठीक है, पेपर में कुछ लिखने की परमिशन नहीं होती है आप लोगों को, तो एक पेंसिल लेना, जो भी राइट आंसर है उस पर सिर्फ ऐसे करके एक डॉट लगा देना बस। ठीक है, अब आ जाइए जो बचे हुए 8 मिनट है, उन 8 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं आपके अपठित गद्यांश और काव्यांश। अब इनको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ ताकि आप कम समय में जल्दी से सॉल्व कर सको। हमेशा अनसीन पैसेजेस या आपके पास ये जो आते हैं क्या नाम अपठित गद्यांश, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने होते हैं। अपठित गद्यांश की बात कर रही हूँ, पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए और फिर गद्यांश पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आप फटाफट गद्यांश से सारे आंसर निकाल लोगे। वो है ना, उल्टा काम हमें करना होता है। वैसे तो गद्यांश पढ़ के हम आंसर्स निकालते हैं, लेकिन नहीं, अब क्या करेंगे, हमें जल्दी काम करना है तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर गद्यांश पढ़ना है, जिससे हम पूरा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें काव्यांश में आ जाइए। काव्यांश में ये काम उल्टा करना होता है। काव्यांश में पहले हमें काव्यांश को पढ़ना पड़ता है। रीज़न क्या है मैं आपको बताएं, चूँकि ये एक काव्य पंक्तियाँ होती हैं तो इसे पहले हमें सेटल्ड माइंड से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा समझना भी पड़ता है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, जो चीज़ें जहाँ हैं उनको आप मार्क करोगे। तो 8 मिनट के अंदर आपको दोनों गद्यांश और काव्यांश के आंसर्स भी निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा काम जो है वो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। और ये टाइम जो बचेगा 3 घंटे के अंदर पढ़ने वाला, जो आपने पहले कर लिया है, तो ये आपको लिखने के लिए बहुत समय मिलेगा। ठीक है, सेकेंड टिप, लेखन सेक्शन के लिए आपको बता देती हूँ। लेखन सेक्शन में हमेशा ध्यान रखना, लेखन का काम हमेशा न्यू पेज से करना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग अनुच्छेद लिखा, एक पेज में आया, दूसरे पेज में पहुंचे, नीचे जगह खाली थी, वहीं से आपने पत्र शुरू कर दिया। नहीं, ये काम नहीं करना। अनुच्छेद आ रहा है आपके पास 120 शब्दों का, तो ये मेरे ख्याल से आपका एक पेज में हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको दूसरे पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पेज में आपका अनुच्छेद हो जाएगा, दूसरे पेज में 100 वर्ड्स का आपको लिखना है पत्र, वो एक पेज में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लेखन कार्य में फॉर्मेट्स पे हमें बहुत ध्यान देना होता है, तो इसलिए हमेशा न्यू पेज से ही आप सारे लेखन कार्य करेंगे। चाहे आपका अनुच्छेद हो, पत्र हो, स्ववृत्त हो, ईमेल हो, विज्ञापन हो, संदेश हो, सब कुछ आपको न्यू पेज से करना। ये नहीं कि आधा बचा है वहीं से नीचे से शुरू कर दिया, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं हमेशा। अब बाकी हम सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे तो वो हम आपको टिप्स देते चलेंगे। अब इंस्ट्रक्शंस जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे वो क्या हैं, इनको ध्यान से अभी से समझ लीजिए, ताकि जब आपको पेपर मिलेगा तब उस समय समझने के लिए इतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले निम्नलिखित निर्देश को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। आप में से हम मान के चलते हैं 50% बच्चे ऐसे हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। याद रखिए, आपका मैक्सिमम मार्क्स वहीं कट जाते हैं, क्योंकि आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए ही जाते हैं कि आप इनको पढ़ें और समझें। ये बहुत ज़रूरी है और इनका पालन करें। अगर आप पालन नहीं करते हो तो जो चेकर होता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये बच्चा ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, तो आपकी एक इमेज पहले ही जो है जो कॉपी चेकर होता है उसके सामने डाउन हो जाती है। तो हमेशा आपको अपनी इमेज अच्छी बनाकर रखनी है, तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करिए। क्या दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं, 15 प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न करने हैं। अब आप बोलोगे मैम ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है, अंदर ऑप्शन है। ठीक है, देखिए क्या है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। तो ध्यान रखिए, 4 खंड है, जिसमें एक अपठित बोध है, व्याकरण है, फिर उसके बाद में आपके पास में आ रहा है आपका पाठ्य पुस्तकें, और चौथा जो घा खंड है वो है रचनात्मक लेख। ठीक है, खंड का में कुल 2 प्रश्न है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। तो ध्यान रखिए क्या दिया है, खंड का जो कि हमारा अपठित बोध आधारित है, वहां पर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश और दूसरा है अपठित पद्यांश। ठीक है, गद्यांश में आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 3 बहुविकल्पीय हैं और 2 वर्णात्मक हैं। इसी तरीके से काव्यांश में भी आपके पास 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक दिए गए, इसलिए टोटल मिलाकर 10 उप प्रश्न हैं। 10 करने हैं, ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं खंड खा में कुल 4 प्रश्न दिए गए होंगे। अब खंड खा जो है वो आपका व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है, जिसमें आपके व्याकरण के 4 टॉपिक पे आधारित 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें है आपके पास रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ठीक है,
जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हर टॉपिक पे आपसे पूछे जाएंगे 5-5 प्रश्न, आपको करने होंगे 4-4 प्रश्न। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स पे पूछ रहे हैं कि मैम अगर हम पांचों प्रश्न कर दें तो क्या? देखिए, पांचों प्रश्न करने के बाद आप ये सोचिए कि उसमें जो गलत होगा वो एग्जामिनर अपने आप काट देगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, 5 प्रश्न में आप पांचों करोगे तो स्टार्टिंग के 4 के ही वैल्यूएशन होगा और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने 5 कर दिए और 5 में आपका पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है, दूसरा गलत है। तो अब क्या होगा, जब एग्जाम कॉपी चेक करी जाएगी तो पहले से चौथे तक का चेक होगा, उसके बीच में आपका एक गलत हो गया तो आपको 4 की जगह सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पांचवे वाले का वैल्यूएशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपने ज़्यादा ऑप्ट किया है। तो इसलिए हमेशा मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको ही आपको फॉलो करना है। तो जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें करिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हैं उन 4 क्वेश्चंस को ऑप्ट करिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं। तो हर में 5-5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 4-4 करने होंगे तो 16 प्रश्न हो जाएंगे। खंड ग में कुल 5 प्रश्न है जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो खंड ग में आपके पास में जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से दिए गए हैं और इसमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई है? वो दी गई है 20। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन है, क्योंकि मान लीजिए 4 प्रश्न दिए गए हैं तो 3 करने हैं, 3 दिए गए हैं तो 2 करने हैं, इस तरीके से प्रश्न आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो टोटल मिलाकर 20 प्रश्न हैं। फिर आते हैं खंड घ में 4 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प मौजूद हैं। तो खंड घ जो कि आपका रचनात्मक लेखन पे आधारित है, उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन है, संदेश और विज्ञापन है। तो इस तरीके से आपके पास में पेपर आएगा और हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके साथ कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। अब इसमें एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो नहीं दिया गया है, लेकिन तब भी मैं आपको वो बताऊंगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करो। आपके पास 15 प्रश्न हैं और इन 15 प्रश्नों को आप पूरा सीक्वेंस में करना, 1 से लेकर 15 तक के एक ही ऑर्डर में होने चाहिए। कहने का मतलब है, सबसे पहले खंड का आ रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप सबसे पहले खंड का को ऑप्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 देन 2, फिर उसके बाद खंड खा 3 4 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे खंड घा, वहां पर आप करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं वैसे ही सेम ऑर्डर में आपके आंसर शीट में आंसर्स होने चाहिए। ये एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है जिसे हमेशा अपनी आदत में डाल लो कि हमें फॉलो करना है। ये कॉपी को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका होता है और जो कोई भी आपकी कॉपी चेक करेगा, अगर आप इस ऑर्डर में कॉपी को प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंस्ट्रक्शंस तो मैंने आपको बता दिए। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना खंड का। खंड का में हमारे पास आ रहा है सबसे पहले अपठित बोध, और अपठित बोध को हमें पढ़ना है। पहले गद्यांश है, हमें गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु त्रय प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दिए। तो जो 5 प्रश्न हैं इसमें 3 अति लघु हैं और 2 लघु हैं, यानी कि 3 आपके 1-1 नंबर के हैं और 2 आपके 2-2 नंबर के हैं। तो इस तरीके से 7 नंबर का ये अपठित गद्यांश रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। बहुत से विद्वानों और चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है और भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता का कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है, यानी कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। सीधी साधी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसारणशील हो, यानी कि मुश्किल तो है लेकिन अच्छे से वो आगे की तरफ बढ़ रही हो, लोगों में जो है वो घुल मिल रही हो और जो टेक ऑफ की स्थिति को पार कर चुकी हो।
आधुनिक समाज मुक्त, मध्यकालीन समाज बंद होता है। याद रखिएगा अब इसको, जो क्वेश्चन है, आधुनिक समाज मुक्त होता है जबकि मध्यकालीन समाज बंद होता है। कहने का मतलब क्या होता है, आधुनिक समाज में हमें अपने हिसाब से काम करने, सोचने और व्यवहार करने की आज़ादी होती है, लेकिन मध्यकालीन समाज में हमारे ऊपर बहुत सारी जो है पाबंदियां थी, इसीलिए उसे बंद कहा गया है। बंद समाज वह है जो समाजों के प्रभाव ग्रहण नहीं करता, यानी कि जो बदलाव हो रहे हैं उनको ग्रहण नहीं करता है, जो अपने सदस्यों को भी धन्य या संस्कृति की दीर्घा से ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता है, जो जाति प्रथा गोत्रवाद से पीड़ित है और जो अंधविश्वासी गतानुगतिक संकीर्ण है। आधुनिक समाज की उन्मुक्ता होती है। अब जैसे उन्होंने बताया आधुनिक समाज मुक्त होता है, तो उसमें उन्मुक्ता होती है, आज़ादी होती है। उस समाज के लोग अन्य समाज के लोगों से मिलने जुलने में नहीं घबराते हैं, क्योंकि जहाँ मध्यकालीन समाज में हमें दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पाबंदी होती है, आधुनिक समाज में हम पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं दूसरों से मिलने, व्यवहार करने, इन सब के लिए। वे उन्नति मार्ग खास जातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित होता है। जैसे मध्यकालीन समाज में क्या था, कुछ खास गोत्रों को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन आधुनिक समाज में सभी को अधिकार प्राप्त है, समान रूप से प्राप्त है। इसमें वर्चस्व किसी एक गोत्र या जाति का नहीं होता है। आधुनिक समाज सामरिक दृष्टि से भी बलवान समाज होता है। जो देश अपनी रक्षा के लिए भी लड़ने में असमर्थ है, उसे आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि भाई जो देश अपनी ही रक्षा के लिए समर्थ है तो वो आधुनिक कहला ही नहीं सकता है। आधुनिक समाज के लोग आलसी और निकम्मे नहीं होते, क्योंकि ये विकास के दर पर काम करते हैं, तो अगर वो आलसी और निकम्मे होंगे तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। आधुनिक समाज का एक लक्षण यह भी है कि उनकी हर आदमी के पीछे होने वाली आय अधिक होती है। तो जो मतलब इनकम, चूंकि भाई आलसी और निकम्मे नहीं है, काम करेंगे तो आय भी बढ़ेगी। उनके हर आदमी के पास कोई धंधा या काम होता है और अवकाश की शिकायत प्रायः हर एक को रहती है, यानी कि हर किसी एक व्यक्ति को अवकाश यानी कि छुट्टी की शिकायत। जैसे अब आजकल आप ही लोग देख लीजिए, मम्मी पापा अगर आपके जॉब में हैं या पापा जॉब में हैं, तो आप ये चीज़ें हमेशा फेस करते होंगे कि भाई पापा को छुट्टी नहीं है, अभी हम नहीं जा सकते, पापा जब फ्री होंगे तब हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, हम परस्पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब हम काम करते हैं तो छुट्टी की हमारे पास कंप्लेंट हमेशा बनी रहती है। अब इस पर है हमारे पास 5 प्रश्न। तो पहले 3 हैं हमारे पास में बहुविकल्पीय, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय और अति लघु आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब हमारे पास कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन क्या है? आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज खुला होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई कथन ए तो हमारा सीधे सीधे गलत है, क्योंकि क्या होता है, आधुनिक समाज मुक्त होता है और मध्यकालीन समाज बंद होता है। यहाँ पर चीज जो है, पहला तो सही दिया लेकिन खुला होता है, ये गलत हो गया। तो ए गलत है और आर सही है। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा एकदम सही जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? आधुनिक समाज में उन्मुक्ता होती है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब ये जो कथन दिया गया है, आधुनिक समाज में उन्मुक्ता होती है, अब इसकी पुष्टि के लिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है, ये नीचे आपके सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उस समाज के लोग अन्य समाज के लोगों से मिलने जुलने में नहीं घबराते हैं। ठीक है, उन्मुक्ता मतलब होती है उनकी सोच भी खुली होती है, उनको इस तरह की कोई पाबंदी भी नहीं होती। तो ये सही है। नेक्स्ट आते हैं। वे उन्नति का मार्ग खास जातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित करते हैं। मध्यकालीन समाज में क्या होता है कि वहाँ पर जो खास अधिकार हैं वो कुछ खास जातियों को ही मिलते हैं, जबकि आधुनिक समाज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूसरा भी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। हर आदमी के पास काम नहीं होता। नहीं, आधुनिक समाज में हर एक आदमी के पास काम होता है। आधुनिक समाज के लोग निकम्मे होते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर वक्तव्य 1 और 2 हमारा
सही है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। कथन 1 और 2 सही है, सही है। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमें कॉलम को मिलाना है, ठीक है। अब चलिए देखते क्या है। नीचे दिए हुए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में है आधुनिकता, अच्छा यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। मिलाने के लिए हमेशा अगर आप एलिमिनेशन पे काम कर लोगे तो शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, आधुनिकता से बहुत दूर है। अब गद्यांश के हिसाब से मिलाना है, तो आधुनिकता से बहुत दूर किसे बताया गया है, उसे बताया गया है भारतीय समाज को। तो पहला वाला हमने निकाल लिया, पहले का तीसरा है, एक का आंसर हमें मिल जाएगा। हम कह रहे तीनों में से जो भी आंसर मिले उसे आपको एलिमिनेशन पे काम करना है। जैसे यहाँ पर पहले का तीसरा है, तो देखिए यहाँ पर पहले का तीसरा है, यहाँ पर पहले का तीसरा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास 2 चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, आधुनिक बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आधुनिक बनने की कोशिश कौन नहीं कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो आधुनिकता से दूर है वही आधुनिक बनने की कोशिश नहीं करेगा, और वे कौन है? भारत के लोग। तो दूसरे का है पहला, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, दूसरे का पहला है और यहाँ पर दूसरे का दूसरा है, तो ये हमारा कट हो गया। अब तीसरे का दूसरा हो जाएगा। देखिए, नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म, ये शाश्वत मूल्य, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल सही। तो ए का ऑप्शन हमारा सही चल रहा है। अब हमारे पास में 2 वर्णात्मक प्रश्न आए हैं, तो वो जो हम बहुविकल्पी कर रहे थे वो 1-1 नंबर के आएंगे, जबकि वर्णात्मक प्रश्न हमारे पास 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, बंद समाज की विशेषताएं क्या हैं? बंद समाज जो है वो लोगों को आपस में घुलने मिलने नहीं देता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये बताई थी। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया था कि वहाँ पर कुछ खास गोत्रों और समाजों को ही कुछ खास अधिकार प्राप्त होते हैं। ये बात जहाँ लाइन थी, लाइन ने लिखा था ना गद्यांश में, वही चीज़। तो देखिए क्या है, जाति प्रथा, गोत्रवाद, अंधविश्वासी और संकीर्ण होना एक बंद समाज की विशेषता है। जाति को वहाँ प्रिविलेज दी जाती है, गोत्रों को प्रिविलेज दी जाती है, अंधविश्वासी होते हैं और साथ ही साथ संकीर्ण होते हैं, मतलब दूसरों से खुलकर बात करने की बात। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं बंद समाज की। बंद समाज कौन सा है? मध्यकालीन समाज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आधुनिक देश किसे कह सकते हैं? आधुनिक देश किसे कहेंगे? यहाँ पर देखिए क्या है, आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसारणशील हो और जो टेक ऑफ की स्थिति को पार कर चुकी हो। तो ये हमारे फर्स्ट में ही एकदम आखिर में लाइन में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आंसर निकालना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास दिया गया है एक काव्यांश। काव्यांश में भी 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 2 वर्णात्मक है। 7 नंबर का हमारे पास में रहेगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दीजिए। चलिए देखें क्या है, चमड़े का रंग मनुष्य मनुजता को बांटे। अब यहाँ पर रंग भेद पर आधारित ये गद्यांश दिया है, पहली लाइन से ही हमें समझ में आ गया। यह है जघन्य अपमान प्रति ई का मानव का, धरती पर घृणा जिए मर जाए प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं धर्म दानव का है। यानी कि घृणा जीती रहे और प्रेम मर जाए, ये धर्म दानव का है, मनुष्य का नहीं। यानी मनुष्य ऐसे कर्म नहीं करता है। हाँ, प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यही वही नहीं जो जीवन का क्या अर्थ यहाँ। यानी कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसके जीवन का अर्थ नहीं। यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृत है। यानी कि अगर प्रेम नहीं है तो ये सृष्टि, ये सभ्यता सब एक जड़ यानी कि निर्जीव के समान है। यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ यहाँ। यानी कि अगर प्रेम नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लो सब बेकार है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्य छल है घमंड है चेहरे का। यानी कि जो लोग अपने रंग पर, अपने गोरे होने पर घमंड करते हैं वो सब झूठा है, क्योंकि भाई ये तो कभी भी जा सकता है, खत्म हो सकता है। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, यानी कि आपके हृदय का रंग, कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बाहरी रंग तो द्वारपाल है पहरे का, यानी कि बाहर का रंग क्या है, उस
बाहर बैठे हुए द्वारपाल अर्थात प्यून या चपरासी की तरह होता है, जो रखवाली करता है अंदर के रंग की। दुनिया ऐसी तस्वीर की जिसके खाके में आधी गोराई तो आधी कजलाई है। अब दुनिया की तस्वीर क्या है? आधी गोराई यानी कि आसमान गोरा है, आधी कजलाई यानी कि धरती सांवली है। पावों के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा है तो सिर पर श्याम गगन की छाया है। ठीक है, पावों के नीचे क्या है? जो डार्क सांवली हमारी धरती है, तो सर पर जो है गोरा आसमान छाया है, ये बताया गया। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा काव्यांश। अब इस पर है हमारे पास 5 प्रश्न। पहले 3 अति लघु बहुविकल्पीय। क्या है? काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख है? लिंग भेद, असमानता, रंग भेद और गौर बराबरी। तो यहाँ गैर बराबरी, तो सही क्या है? यहाँ पर रंग भेद की बात करी गई है। बहुत से देश, भारत में ही नहीं बाहरी बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर रंग भेद किया जाता है। तो ये पूरा जो कविता है ये उसी पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाते हैं। कवि कहता है रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला। ये भीतर वाले रंग का तात्पर्य क्या है? उचित विकल्प देकर चुनिए। ठीक है, अब इस पर है 4। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर दिया है। व्यक्तित्व का आकर्षण है। भीतरी रंग का तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व का आकर्षण, वास्तविक खूबसूरती, व्यक्तिगत आचरण या आंतरिक गुण और स्वभाव। तो यहाँ पर जो हमारा भीतरी जो रंग है वो क्या है? हमारा स्वभाव और हमारे आंतरिक गुण वो। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है वो चौथा सही है। तो नीचे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, केवल 4th सही है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण पे प्रश्न है। कथन ए है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर। पंक्ति में लाइन दी गई है, बिल्कुल है। कारण है, वह मिथ्या है, छल है, घमंड है चेहरे का। तुमको जो अपने चेहरे की उज्जवलता पर इतना घमंड है वो सब छल है, धोखा है, झूठ है। ठीक है ना, और तुम्हारा ये घमंड है चेहरे का। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम। हमारे पास में 2 वर्णात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, कवि के अनुसार कौन सा जीवन व्यर्थ है? जो जीवन रंगभेद करता है, जाहिर सी बात है कवि का मानना है कि जीवन व्यर्थ होता है जिसमें प्रेम का भाव नहीं होता। जो लोग प्रेम नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ होता है, बेकार होता है। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति को कौन सा प्रतीक दिया गया है? गोले और काले के लिए तो प्रकृति का प्रतीक वहां पर क्या दिया है? धरती और आकाश का, है ना। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति को धरती और आसमान का प्रतीक माना गया है। धरती काली है तो आसमान गोरा है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा काव्यांश भी खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं खंड खा में। खंड खा में हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इस पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्न करने होंगे। जो आपको 4 आते हैं सिर्फ उतने ही करना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5 के 5 करने हैं, मत करना, टाइम वेस्ट करोगे, हो सकता है मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए। माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन काउंटिंग हमेशा स्टार्टिंग के 4 की ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर स्मार्ट वर्क करने की बजाय अगर कहीं आप गलती ना कर दें। ठीक है, तो समझ गए आप कि आप पर हर टॉपिक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 करने होंगे। हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 20 प्रश्न आपके खंड खा में पूछे गए हैं और आपको 16 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रचना के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 करने हैं, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं, सब अति लघु और लघु उत्तरीय हैं। चलिए देखिए कैसे देंगे। यद्यपि जीप कस्बे से आगे बढ़ गई परंतु हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अब ये एक मिश्र वाक्य है जिसे हमें बदलना है सरल वाक्य में। ठीक है, क्या होगा? जीप कस्बे से आगे बढ़ गई और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हालदार साहब थे वो सोचते रहे मूर्ति के बारे में। ठीक है, अब इसे सरल वाक्य में बदलेंगे कैसे, देखिए। उपयुक्त वाक्य सरल वाक्य होगा, जीप के कस्बे के आगे बढ़ जाने पर भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे।
तो अब यहाँ पर देख रहे हैं वो यद्यपि और परंतु जैसे जो शब्द थे उन्हें हटा दिया, और जो बीच की बढ़ गई जो हमारे पास में गई, जो हमारी पूर्ण सहायक क्रिया थी, उसे हमने जाने पर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा एक सरल वाक्य बन गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। वे स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए भी दूसरों में दोष निकाला करते हैं। वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते लेकिन दूसरों में दोष निकालते हैं। इसका हमें बनाना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते और दूसरों में दोष निकालते हैं। सिंपल सा एक बन जाएगा। चलिए देखिए क्या है। वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। तो परंतु भी सही लग सकता है और भी सही लग सकता है, दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थित थी। ये दिया गया है। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखिए। अब यहाँ पर हम पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उनके चेहरे पर स्थित उस शांति के बारे में। ठीक है, तो यानी कि चेहरे पर जो शांति स्थित है ये मुख्य वाक्य हो जाएगा और बाकी आपका आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर क्या है? वह चेहरे पर स्थित थी, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य है जो शांति बरसती थी। ये क्या है? ये डिपेंड है आपके, और ये चेहरे की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए सीधे ये होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, चलिए देख ले। आश्रित उपवाक्य है जो शांति बरसती थी। आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि चेहरे की क्वालिटी को यहां पर बताया जा रहा है। ठीक, नंबर 4 प्रश्न है। हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, मिश्र वाक्य में बदलिए। जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तो तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बनाते हैं क्या है। जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, ये हो सकता है। जैसे ही हालदार साहब उधर से गुजरे वैसे ही उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। 5वां प्रश्न है। सेनानी ना होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद होगा। अब जाहिर सी बात है, ये एक उद्देश्य एक विधेय है, एक ही वाक्य है, तो ये क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, सेनानी ना होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, ये एक सरल वाक्य है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 पे, जहां पर हमारे सामने वाच्य आधारित 5 प्रश्न रखे जाएंगे। हमें 4 प्रश्न करने हैं, 4 नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर का सब प्रश्न रहेगा। देखिए क्या है। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कर्मवाच्य में बदलिए। अब जो वाक्य दिया गया है ये कौन सा है? ये कर्तवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है वो कर्ता के रूप में है और क्रिया कर्ता पे डिपेंड है, तो ये हमारी क्या है? कर्तवाच्य। अब हम आ जाते हैं, इसे बदलना है कर्मवाच्य में, तो जाहिर सी बात है कर्ता के साथ हमें द्वारा या से लगाना पड़ेगा या के द्वारा लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या सेट बैठता है। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। ठीक है, ये दे सकते हैं कर्मवाच्य में। देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। ठीक है, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। अब इसका हमें पहचान करनी है। अब जाहिर से देखिए क्या है, यहाँ पर कर्ता है लोग। अब लोग के साथ से लगा है, तो यानी कि ये तो मान लो कि ये कर्तवाच्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी कर्ता होता है उसके साथ या तो कारक लगा होता है या ने लगा होगा। इन 2 कंडीशन में आपका कर्तवाच्य होता है, लेकिन यहाँ लोगों के साथ से लगा है, तो अब यहाँ पर कर्तवाच्य तो नहीं है, लेकिन हाँ कर्मवाच्य हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्रिया का पता करेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, देखिए क्या है। यहाँ पर दिया गया है लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। अब यहाँ पर नहीं सुना गया क्रिया है, क्या नहीं सुना गया? गीत नहीं सुना गया। तो क्रिया क्या है? सकर्मक, और क्रिया सकर्मक होगी तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। तो सीधे यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। भाववाच्य में बदलिए।
तो क्या होगा, हमारे द्वारा इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। सिंपल सी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बदल दिया। हमेशा ध्यान रखना कि क्रिया को हमें जो है, अब जैसे हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, तो हम जो करता है उसके साथ से लगाना पड़ेगा या द्वारा लगाना पड़ेगा, क्रिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। वाच्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, दौड़ा जा सकता है। क्या दौड़ा जा सकता है, आंसर नहीं मिल रहा है, अकर्मक है, ठीक है। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्तवाच में बदलिए। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है तो मोहन पत्र लिखता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन पत्र लिखता है। 5वां है, भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। कौन से वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, भाव वाच्य में, ठीक है। भाव की प्रधानता वाला वाक्य भाव वाच्य होता है, सिंपल आंसर देंगे। भाव की प्रधानता वाले वाक्य में भाववाच्य होता है। चलिए, वाच्य आधारित 5 प्रश्न हो गए। अब हम आ गए पद परिचय आधारित 5 प्रश्नों में। पद परिचय में आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको जो है व्याकरण के बेसिक रूल्स नहीं पता है कि कौन सा वाक्य संज्ञा होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या सर्वनाम होता है, सर्वनाम के भेद क्या हैं, विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या फर्क होता है, किस आधार पे हम सार्वनामिक विशेषण निकालते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। तो इसके लिए बेटर यही है कि बेटा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप पद परिचय नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी कोशिश करो, आई होप आप सभी यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। यहाँ पर क्या दिया गया है, पद निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर रेखांकित पदों के आधार पर दीजिए। तो अब आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों में से जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कुछ रेखांकित पद हैं और उन्हीं का आपको पद परिचय करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4 प्रश्न करने हैं तो 4 नंबर का ही रहेगा। अब क्या दिया गया है, संपादक महोदय बधाई देने के लिए सीधे घर चले आए। अब यहाँ पर संपादक महोदय किसी का जो है नाम है, लेकिन इससे सारे ही संपादकों के बारे में पता चल रहा है, पर्टिकुलर किसी एक संपादक के बारे में नहीं पता चल रहा। तो ये तो पता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे सभी संपादकों के बारे में पता चलता है। संपादक महोदय पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है क्योंकि क्रिया में पूरे सेंटेंस में यही कार्य कर रहे हैं। बधाई देने के लिए घर चले आए थे, तो ये कर्ता कारक भी है। आपको शब्द देखते ही तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। संपादक महोदय जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, ठीक है। कुछ और करना ही नहीं है, बस आप, मैंने बताया ना, हमेशा जो आपके पास में विकारी जो होते हैं उसके 4 से 5 जो आप इंट्रो दे सकते हो वो दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपनी माँ को याद करके वे भावुक हो जाते हैं। अब अपनी माँ, अब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, शब्द क्या है, अपनी। अब आपको बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर पहली चीज है, अपनी के साथ माँ लगा है, तो ये माँ के बारे में बता रहा है कि माँ मेरी है, ठीक है। लेकिन अपनी शब्द तो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ ये विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब आप ये कैसे पता करोगे, हमेशा ध्यान रखना, एक चीज को हमेशा अपने दिमाग में बांट लेना कि जहां कहीं भी सर्वनाम शब्द आ रहा है उसमें 1% या हम कह रहे हैं तुम 10% ये डाउट लेके चला करो कि ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। अब कैसे इस डाउट को दूर करोगे, सबसे जगह है, अच्छा है, अपनी की जगह जो है आप कोई ऐसा शब्द लगाओ, संज्ञा शब्द लगाओ, अगर सेट बैठ जाता है तो बिल्कुल सही है। अगर उस जगह कोई विशेषण शब्द बैठता है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। अब जैसे अपनी की जगह हम किसी संज्ञा शब्द को लगाना चाहेंगे, यानी कि किसी का नाम लगा लेते हैं, चलो ठीक है, सौम्या माँ, विजया माँ, कोई नाम सेट बैठ रहा है, नहीं। अब मैं अपनी की जगह हम कोई यहाँ पर विशेषण लगाते हैं, अच्छी माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, सुंदर माँ। तो इस तरह की माँ की विशेषता अपनी जगह सेट बैठ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई भी सर्वनाम शब्द आता है तो उसमें 50-50 या 10 या 80%, 20 या 80% का एक रेशियो लेकर चलो
कि उस जगह हमेशा, अगर आपको सर्वनाम लग रहा है होगा तो उस जगह कोई ना कोई नाम सेट बैठेगा, और अगर उस जगह पर कोई भी अगर विशेषण है तो विशेषण शब्द ही सेट बैठेगा। ये दिमाग में बैठा के रखो जो होगा। अब जैसे इस जगह सभी जगह विशेषण शब्द सेट बैठ रहा है, जैसे मेरी प्यारी माँ, भोली माँ, अच्छी माँ, सुंदर माँ, तो ये सभी क्या है, माँ की विशेषता सेट बैठ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम नहीं होगा, ये होगा सार्वनामिक विशेषण। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, सार्वनामिक माँ है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, कर्म कारक है, अपनी माँ को है, तो यहाँ पर को लगा हुआ है ना, तो माँ, जो भी माँ का कारक होगा वो अपनी का भी कारक होगा। सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, और माँ इसका विशेष्य है, ठीक है। विशेष्य आप ये लिख दो, माँ इसका विशेष्य है। भाई विशेषण है तो विशेष्य तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सूरदास ने सूर सागर की रचना करी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुरलिंग है, कर्ता कारक है, ठीक है। और यहाँ भाग करने लगा है, कर्ता कारक है। चलिए देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुरलिंग, कर्ता कारक। मैं बचपन में पिताजी से बहुत डरती थी। अब जैसे मैंने बोला ना, जहां सर्वनाम शब्द आए उस जगह आप मान के चलो कि ये विशेषण भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या है, मैं हमारा हमेशा सर्वनाम रहता है, लेकिन हम चेक करेंगे पहले। तो चेक कैसे करेंगे, मैं की जगह कोई विशेषण शब्द लगाओ, अच्छी बचपन में, बुरी बचपन में, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। मैं की जगह नाम बताओ, मनु भंडारी बचपन में पिताजी से डरती थी, सही बैठा। महादेवी वर्मा बचपन में पिताजी से डरती थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं की जगह एक संज्ञा शब्द बैठ रहा है, तो हमेशा फिर ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की जगह जब भी कोई संज्ञा शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो याद रखना वो सर्वनाम है। अब यहाँ पर हमें किसी का भी नाम हम सेट कर रहे हैं, आराम से बैठ जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। अब मैं है, अब मैं में सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, डरती थी तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पता कर दी। देखिए क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो आप अगर एक और एलिमेंट जोड़ना चाहो तो पहले लिखो सर्वनाम, फिर लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुत आसानी से बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे विशेषण है तो उसमें लिखो विशेषण है, दूसरा लिखोगे सार्वनामिक विशेषण है, तो इस तरीके से एक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब इसी में देखो आप 3 चीजें, उत्तम पुरुष सर्वनाम दे दिया, तो इसकी जगह सबसे पहले लिखो सर्वनाम, फिर लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर लिखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर लिखो एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। तो 4 की जगह 6 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ, हो गए। तो ये हम इस तरीके से काम करेंगे। 5वां है, वे हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त भाव से शामिल रहते थे, ठीक है। अब अंडरलाइन है निर्लिप्त, ये क्या होगा, सबसे पहले अब आपको समझ में आना चाहिए निर्लिप्त होगा कैसे। तो अब आपको ये देखना है कि ये कनेक्टेड किससे, जब आपको नहीं, कोई भी शब्द जैसे सामने रखा है, आपको पता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या है, हमें नहीं पता, तो सिंपल जिसके नीचे है अंडरलाइन है उसे देखो कि पूरे सेंटेंस में वो कनेक्टेड किससे है। अब ये पूरे सेंटेंस में कनेक्टेड किससे है, निर्लिप्त भाव किससे कनेक्टेड है, शामिल होने से है। तो शामिल होना है क्रिया, अब क्रिया से कनेक्टेड जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये क्रिया विशेषण है। अब कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अब इसे कैसे पता करोगे, तो इसको पता करने के लिए मैंने हमेशा आपको 4 क्वेश्चन वर्ड्स बताए हैं ना। जैसे यहाँ पर आया शामिल होते हैं, कैसे शामिल होते हैं, निर्लिप्त भाव से, उत्तर मिल गया। तो कैसे के लिए हम क्या लगाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कब के लिए लगाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हम कहाँ के लिए लगाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कितना के लिए लगाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 वर्ड जब भी आप क्रिया के साथ करोगे और जिससे भी आपको उत्तर मिलेगा वही होगा। तो यहाँ पर कैसे से हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और इसका विशेष क्या है, शामिल रहते क्रिया का विशेषण है, सिंपल, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर निर्लिप्त भाव है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, शामिल रहते क्रिया की विशेषता है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एलिमेंट बढ़ाना हो तो कैसे बनाओगे, निर्लिप्त भाव क्रिया विशेषण है, ठीक है।
क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शामिल रहते क्रिया की विशेषता है। सिंपल, बढ़ गया एक एलिमेंट और। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास में हमारा छठवां प्रश्न है और इसमें हमारे व्याकरण का आखिरी टॉपिक है अलंकार। अलंकार पर आधारित हमारे सामने रखे जाएंगे 5 प्रश्न और करने हैं 4। एक एक नंबर का एक रहेगा तो 4 नंबर के हो जाएंगे। देखिए क्या है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। यानी कि पंक्तियां हैं उनमें रेखांकित होगा, उन्हीं के हमें अलंकार पहचानने। देखिए क्या है, पहला है कढ़त सात ही म्यान ते अति रिपु तनते प्राण। अब पहला, अब इसको सब देखिए, पूरी पंक्ति ही अंडरलाइन है। क्या है इसका अंत पता होना चाहिए। कढ़त सात ही म्यान थे, यानी कि म्यान के अंदर ही तलवार थी। म्यान के अंदर ही तलवार थी। कढ़त दिया है ना, कढ़त का मतलब क्या होता है, कढ़त सात, यानी कि अंदर, म्यान के अंदर ही तलवार थी। अति रिपु तनते प्राण, और इधर जो है रिपु, रिपु मतलब शत्रुओं, शत्रुओं के प्राण निकल गए। अब ये बताइए, प्राण लेने के लिए तलवार को म्यान से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन वो तो म्यान के अंदर ही थी। म्यान के अंदर रहते रहते ही शत्रुओं के प्राण निकल गए। अब यहां पर जिसकी भी वीरता की बात करी जा रही, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करी गई, तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, लोहिया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब देखिए क्या है, लोहिया लतिका, लतिका मतलब क्या होती है, बेल। ठीक है, आपने बेल देखी है ना, बहुत सारे फलों की, सब्जियों की बेलें होती हैं, वो सारी चीजें। लोहिया लतिका भी भर लाई, लतिका क्या है, लतिका को एक स्त्री बता दिया गया कि वो भर लाई। मधुल मुकुल नवल रस गागरी, यानी कि मधु मीठे, मधु मतलब मीठे, मुकुल मतलब गोल गोल रस भरे फल, इनको भरकर ले आई है। अब यहां पर लतिका को बता गया एक स्त्री, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, मानवीयकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कौन सा है, इधर राणा सोच रहे हैं और उधर चेतक पार हो गया, कौन सा होगा, यह है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चेतक की तीव्रता को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झड़कर कुसुम। पंक्ति समझ में आ गई होगी, अब तक समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है, ज्यों त्यों जनहू मनहू जानो मानो जैसे शब्द जहां है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर देखो ज्यों दिया गया है, हो गया। अब पंक्ति का अर्थ क्या है, जो नत हुआ वह मृत्य हुआ, यानी कि जो झुका या जो निराश हुआ वो मृत्य के समान है। ज्यों, ज्यों मतलब क्या है, जिस प्रकार, व्रंत से झड़कर कुसुम, जिस प्रकार व्रंत यानी कि पेड़ से झड़कर कुसुम जो है, यानी कि फूल मर जाता है, दोबारा नहीं उठता, तो उसी प्रकार से झड़ा हुआ व्यक्ति, झुका हुआ व्यक्ति या निराश हुआ व्यक्ति एक मृत्यु के समान होता है। ठीक है, तो यहां पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां निराशा पराजित मनुष्य में वृक्ष से झड़े हुए पुष्प की संभावना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा है, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की। अब सूरज अगर सोच रहा है तो इसका मतलब सोचने का काम तो मनुष्यों के द्वारा है, सूरज तो प्राकृतिक है, वो कैसे सोच सकता है। तो सूरज ने तो यहाँ सोचने का काम दिया कि चलो एक दिन हम छुट्टी ले लेते हैं, आज धरती पे रात रहने दो। तो जहां अगर ये बात सोची जा रही है, इसका मतलब सूरज का मानवीयकरण किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, चलिए अब हमारे पास खंड खा खत्म, अब हमारे पास आ रहा है खंड गा। खंड गा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय भी हैं और वर्णात्मक भी हैं। तो टोटल मिलाकर इस खंड में पूछे गए हैं 20 प्रश्न, ऑप्शंस आपके पास में अभी आएंगे। ठीक है, तो जहां बहुविकल्पीय दिए गए हैं वहां किसी तरह का ऑप्शन नहीं। खंड गा है हमारी पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसमें बहुविकल्पीय और वर्णात्मक दोनों प्रश्न हैं। ठीक है, 30 नंबर का ये पूरा सेक्शन है हमारे पास में। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे पास हमारे गद्य खंड के 6 अध्यायों में से एक अध्याय से
जो है एक गद्यांश रखा गया है, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर। हमारा पहला ही चैप्टर है गद्य खंड का, वो है नेताजी का चश्मा, उससे लिया गया है। कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कैप्टन के मर जाने से बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि भाई वहां मूर्ति पे चश्मा नहीं था। ठीक है, ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि तो जब हम ब्रेक मारते हैं ना जोर से तो बहुत तेज आवाज आती है, किसका? जो टायरों की आवाज होती है। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ठीक है, तो जो बड़ा निराश थे कि भाई अब मूर्ति पे चश्मा नहीं होगा, तो अब मूर्ति के पर चश्मा देखकर वो कहीं ना कहीं प्रसन्न थे। चलिए, अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हालदार साहब दुखी हो गए, कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्यों दुखी हो गए। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना देखकर, देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर, घर गृहस्थी जवानी जिंदगी आदि की बीती बातें सोचकर, देश के अलग अलग कौमों की विचारधारा में बहुत अंतर देखकर। तो वो दुखी क्यों हुए थे? उसका रीजन था देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर, क्योंकि पान वाले ने कहीं ना कहीं कैप्टन का मजाक उड़ाया था, फिर उसके बाद अब वो मर गया था। ठीक है ना, तो ये ऐसे लोगों पर वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर थे। तो सही है आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन, सिर्फ एक सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, केवल कथन 2 सही है। तो हम कहाँ लगाएंगे? सी पर। चलिए दूसरा आ जाते हैं, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा सोच रहे थे। हाँ, सोच रहे थे, बिल्कुल सोच रहे थे। चलिए देखते हैं, मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। बिल्कुल सही है भाई, मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पहले तो मूर्तिकार बनाना भूला, फिर जो कैप्टन उस मूर्ति पे चश्मा लगा रहा था उसकी मृत्यु हो गई। तो इन 2 कारणों से अब वो यही सोच रहे थे कि भाई मूर्ति पे चश्मा नहीं होगा। तो ये सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो क्या है? कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया? अब हालदार साहब की आंखें आदत से मजबूर थी, उन्होंने क्या किया? चौराहा आते ही पान की दुकान खोजने लगी? नहीं। उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वे नम हो गई? ऐसा भी नहीं हुआ था। चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई? ये सही है। बांस पर चश्मे लगाकर उन्हें बेचते हुए कैप्टन को खोजने लगी? नहीं। तो यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन सही है, चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई। चौथा प्रश्न है, हालदार साहब क्यों चीख पड़े? क्या कारण था वो एकदम से चीखे? चीखे क्यों थे? उसको ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए, पान वाले का बदला हुआ व्यवहार देखकर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का लगा चश्मा देखकर, नेताजी की मूर्ति के पास बहुत सारे बच्चों को एकत्र देखकर, ड्राइवर के द्वारा उनके आदेशों का पालन न किए जाने से। तो वो गाड़ी रोकने के लिए चीखे थे, इसका रीजन था उन्होंने मूर्ति पे
सरकंडे का चश्मा देखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर। नेक्स्ट है, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था? उचित विकल्प चुनिए। तो वहां पर वो किस चीज का प्रतीक था? चलिए देखें, यहां पर जो है राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण देने का प्रतीक था, हस्तकला के प्रति बढ़ रहे अनुराग का प्रतीक था, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का प्रतीक था, सरकंडे जैसी वनस्पति को संरक्षित करने का संकेत था। तो यहाँ पर सही क्या है? देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का प्रतीक था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नीचे आइए, सी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा, तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए, जो हम अभी गद्य खंड पर बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे थे, अब हमारे गद्य खंड पे ही हमसे पूछे गए हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न, उन्हें करना है। तो 6 अध्यायों में से आएंगे। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो अब 4 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 3 प्रश्न करने हैं। वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रही हूँ, हर बार बोलती हूँ, जो वर्ड लिमिट दी गई है उसके अंदर अपने आप को स्ट्रिक्ट रखिए। तो यहाँ पर 25 से 30 शब्द हैं, मैक्सिमम 30 वर्ड से ऊपर मत जाइएगा। इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 2, 3 प्रश्न करोगे तो ये हो जाएंगे 6 नंबर के। ठीक, चलिए देखें क्या है। पहला प्रश्न है, वैसे तो पान वाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वह उदास क्यों हो गया? इसके कई कारण थे, क्योंकि उस चौराहे पर बैठे बैठे कैप्टन कहीं ना कहीं उसके मनोरंजन का जरिया था, इसलिए उसके जाने से उदास हुआ। जब कैप्टन चला गया तो उसकी उदासी का कारण ये हो सकता है कि एक देशभक्त के प्रति उसका सम्मान अब निकला, ये भी हो सकता है। वो उसके साथ, कहते हैं ना, जो लोग रहते हैं तब तक उनकी अहमियत नहीं समझते, जब वो चले जाते हैं तो अहमियत समझते हैं। तो शायद वो कैप्टन के चले जाने के बाद उसकी अहमियत समझ रहा था। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो। देखिए क्या है, वैसे तो पानवाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वह उदास हो गया, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के उपरांत पानवाले का दैनिक जीवन नीरस हो गया था। जब वह जीवित था तो वह कैप्टन का उपहास बनाता था, तो कहीं ना कहीं नीरस हो गया था। क्योंकि देखिए, एक ये भी बात रहती है कि वो कैप्टन डेली डेली मूर्ति पे चश्मा बदलता था, तो हर एक व्यक्ति को एक एक्साइटमेंट रहता है ना, आज मूर्ति पे क्या चश्मा होगा। जैसे हालदार साहब को रहता होता था, हो सकता है औरों को भी रहता हो। तो एक हमारे दिन का वो एंटरटेनमेंट बना हुआ था, तो उन्हें जब लगा कि भाई कैप्टन नहीं रहा तो वो एंटरटेनमेंट उसका चला गया या खत्म हो गया। ठीक, दूसरा प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे हैं? पठित पाठ संस्कृति के आधार पर बताइए। संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग है। संस्कृति जहां हमें कुछ नई चीज का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो हमारी जरूरत हो, चाहे वो हमारी जिज्ञासा हो। ठीक है, लेकिन उस इजाद की गई, आविष्कार की गई हुई चीजों को जो लोग इस्तेमाल करके अपने रहन सहन, खाने पहनने ओढ़ने में सुधार करते हैं, वो सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो ये वैसे तो हैं दोनों एक ही चीज से उपजे, लेकिन अलग अलग है। लेखक के अनुसार जब मनुष्य की बुद्धि किसी नवीन वस्तु की खोज करती है, तब उसे एक संस्कृति का जन्म होता है। अर्थात नवीन वस्तु की खोज ही संस्कृति है, और नवीन आविष्कारों का उपभोग करना ही सभ्यता के अंतर्गत आता है। अब वो जो नई चीज खोजी गई है उसका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, तो भाई बिस्मिल्लाह खां और शहनाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ने एक दूसरे की पहचान को बनाया है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार तथा शहनाई वादक थे। उन्होंने संगीत साधना से ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। शहनाई की जादुई आवाज सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, और दोनों को एक दूसरे से अलग आज भी नहीं कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास क्यों रखते थे? बाल गोविंद भगत के बारे में चैप्टर में एक बात कही गई है कि वो एक गृहस्थ थे, लेकिन उनका व्यवहार साधुओं की तरह था। ठीक है,
अब देखिए साधु जो हैं वो नेम धर्म के बहुत पालन करने वाले होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ संयमी होते हैं। तो बाल गोविंद भगत ने ये दोनों ही चीजें थी, क्योंकि वो व्यवहार से साधु थे, ठीक है, नियम धर्म का भी पालन करते थे और संयमी थे, अपने आप को संयमित कर सकते थे, अपने भूख पर कंट्रोल कर सकते थे। फिर चूंकि वो एक गृहस्थ थे तो उन्हें लगता था कि भाई गृहस्थ होते हुए भिक्षा मांगना सही नहीं है। भाई साधु होते हुए तो आप भिक्षा मांग सकते हो, लेकिन गृहस्थ होते हुए हम भिक्षा नहीं मांग सकते, ठीक है। तो इस नियम का भी उन्होंने पालन किया, इसीलिए वो ये सोचते थे कि साधु के नियमों का पालन करते हुए मैं अपनी इंद्रियों पर संयम करूं, कुछ नेम धर्म का पालन करूं, बाहर का खाना पीना ये सारी चीजें नहीं करूं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि भाई एक हम गृहस्थ हैं तो भिक्षा नहीं मांग सकते। तो इन दोनों ही नियमों का पालन करते हुए वो इन 4-5 दिनों के लिए उपवास रखना ज्यादा सही समझते थे। गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास रखे थे, ताकि संतों का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। गंगा स्नान के दौरान वह संतों के दर्शन के लिए जाते थे, ठीक है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 9, जहां पर हमारे सामने हमारे काव्य खंड के 6 अध्यायों में से एक अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा। इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए करें। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। 5 नंबर का है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये काव्यांश लिया कहाँ से गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, ठीक है, हमारा काव्यखंड का दूसरा अध्याय है। लखन कहा हर हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लखन जो है हंसते हुए कहते हैं परशुराम से हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं। का छति लघु वो जीन धनु तोरे, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है जो पुराना धनुष हमने तोड़ दिया, ठीक है, जो ये पुराना धनुष टूट गया इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, क्या लाभ है ना, क्या क्षति क्या लाभ, यानी कि क्या नुकसान है और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भूरे, अब ये सारी बात देखते देखते लक्ष्मण जो है वो एक तरफ से राम जी की आंखों की तरफ देख रहे थे, ठीक है, इतनी बड़ी बात कह रहे थे मगर कह रहे थे। छुअत टूटत रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करे कत कोषु। कहते इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये राम के छूते ही टूट गया, ठीक है ना। छुअत टूटत रघुपति ना दोषु, यानी कि रघुपति श्री राम के छूते ही टूट गया। बिनु बिनु काज करत को दोषु, आप बिना किसी कारण के इतना गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। बोले चितहे परसू के ओरा, रेसट सुने ही सुभाषन सुभाऊ न मेरा। अब परशुराम जी को गुस्सा आ गया। अब वो अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम क्या मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालकू बोल ही बाधे ना तोरो, तुमको बालक समझ के मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जान ही मोही, तुम मुझे सिर्फ एक मुनि समझ रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी मूर्खता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधी मुनि हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। क्षत्रिय कुल मतलब राजाओं का दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनू, अपने भुजबल बाहू के बल से मैंने इस पूरी भूमि को भूप यानी कि राजाओं के बिना कर दिया था, यानी कि इस धरती के सभी राजाओं का वध कर दिया था। विपुल बार महिदेव दीनी, ना जाने कितनी बार इस धरती को चलाने के लिए मैंने ब्राह्मणों को दे दिया था। इस धरती को चलाने का काम क्षत्रियों द्वारा होता है, लेकिन जब सारे क्षत्रियों को मार दिया तो मैंने ये पूरी धरती ब्राह्मणों को चलाने के लिए दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छिंद निहारा, सहस्त्र बाहु की हजारों बाहों को एक एक करके मैंने काट कर उसका वध किया। परसु विलो की महिप कुमारा, इस परसु से मैंने, विलो क्या कहते हैं यहाँ पर, महिप कुमार यानी कि लक्ष्मण जी को बोलते हैं, राजा के पुत्र, मैंने इस फरसे से जो है सहस्त्र बाहु की हजारों बाहों को काट कर उसका वध किया है, ठीक है। चलिए अब इस पर है 5 हमारे पास प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया है, कैसे शब्दों में धमकाया। वे केवल साधारण मुनि नहीं हैं, वे महान योद्धा भी हैं। उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में पराजित किया है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही क्या होगा, वो है ये सारी बातें कहकर वो लक्ष्मण को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, छुअत टूटत रघुपति ना दोषु पंक्ति किसने और किसकी ओर संकेत कर कर कही है। अब यहाँ पर कौन है, रघुपति टूटत रघुपति ना दोषु। अब यहाँ पर ये कि कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसकी तरफ देखकर कह रहे हैं ये, राम जी की तरफ। तो चलिए अब वैसे तो कह किसको रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा, देखिए लक्ष्मण ने रामचंद्र जी की ओर देखकर कहा, नहीं, ये जब उससे पहले ही, जब ये बात कही उससे पहले ही वो रघुपति जी की तरफ देख चुके थे, तो ये पंक्ति के पहले देख चुके थे, ठीक है ना। फिर आते हैं, विश्वामित्र ने परशुराम से कही, नहीं, लक्ष्मण ने परशुराम की ओर देखकर कही, रामचंद्र ने लक्ष्मण की ओर देखकर कही। तो सही क्या है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, लक्ष्मण ने परशुराम की ओर देखकर कही। तो सही है यहाँ पर ए ऑप्शन, कथन ए हमारा तीसरा सही। अब यहाँ पर आ गया कथन और कारण आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है, कथन ए और कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही ई विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनते हैं। कथन ए है, यह अंश तुलसी के ग्रंथ से उद्धत है। ठीक है, ठीक है, तुलसी के ग्रंथ से, रामचरितमानस से लिया गया है, बिल्कुल सही है। यह अंश रामचरितमानस से उद्धत है, बिल्कुल सही है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब आगे, परशुराम की किन्हीं दो चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताइए। वे अत्यंत शांत और क्षत्रियों के रक्षक थे, बिल्कुल नहीं। वे अत्यंत दयालु तथा क्षत्रियों के विनाशक थे, दयालु तो थे ही नहीं। वे अत्यंत विनम्र और क्षत्रियों के सहायक थे, ऐसा भी नहीं था। वे अत्यंत क्रोधी और क्षत्रियों के प्रबल शत्रु थे, ये सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5। काव्यांश में नयन के भोरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या, नयन के भोरे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर जो आ रहा है, श्री राम के लिए, फिर है लक्ष्मण के लिए, परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, बिल्कुल सही है। किसके नयन के भोरे बात देखी गई थी, श्री राम के नयन के भोरे के लिए। तो सही क्या है, नंबर 1। नीचे आइए, ए वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, चलिए अब हम आगे हमारे काव्यखंड पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्नों पर। ठीक है, काव्यखंड के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं अब हम उन्हें करेंगे। चलिए, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों देने। तो काव्यखंड पर आधारित जो हमारे 6 अध्याय हैं उनमें से रखे जाएंगे 4 प्रश्न। करने हैं हमें 3 प्रश्नों को। ठीक है, एक प्रश्न जो आप लिखेंगे वो 25 से 30 शब्दों का रहेगा और एक प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो जब आप 3 करोगे तो कितने मिलेंगे, 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। आत्मकथ्य कविता में कवि स्वयं को थका हुआ पथिक क्यों कहता है। क्यों थका हुआ, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें आई, सब कुछ हुआ, जिससे वो थोड़ा निराश भी है, परेशान भी है। तो इसीलिए वो अपने आप को थका हुआ पथिक कह रहे हैं। आत्मकथ्य कविता में कवि स्वयं को थका हुआ पथिक इसलिए कहता है क्योंकि उसने सुख का जो स्वप्न देखा था वह उसे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वह स्वयं को थका हुआ कह रहा था। तो जो सुख का जो स्वप्न देखा था वो उसे प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते उसे बहुत सारे दुख मिले, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए वो अपने आप को थके। क्योंकि भाई कहते हैं ना, अब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो, तकलीफ हो तो हम थक जाते हैं, तो वही थकान हमारे यहाँ पर कवि महसूस कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने धराधर किसे और क्यों कहा है। वो किसे कह रहे हैं, धराधर, बादल को कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं क्रांति का प्रतीक है। चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे शोषित व्यक्तियों के लिए हो, वो आकर कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, इसीलिए कहा गया है। तो चलिए देखिए क्या है। उत्साह कविता में कवि ने धराधर बादल के लिए प्रयुक्त किया है क्योंकि कवि समाज में क्रांति व उत्साह की भावना का संचार करके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए बादल से आग्रह कर रहा है। किससे कह रहा है, बादल से वो आग्रह इसीलिए कर रहे हैं कि भाई आप आइए, चेंजेस करिए, इसीलिए धराधर कहा है उनको। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव द्वारा बताए गए योग को व्याधि क्यों कहा है। सूरदास के पद के आधार पर देखिए, व्याधि, व्याधि का मतलब यहाँ रोग से भी है और बाधा से भी है, दोनों चीजों से लिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अब वो लगातार श्री कृष्ण से प्रेम करती आई, लेकिन अब बीच में ये योग संदेश आ जाना, यानी कि कहीं ना कहीं उनके श्री कृष्ण के प्रेम में एक रुकावट आ गई, इसलिए व्याधि कही। दूसरी चीज, ऐसी व्याधि, ऐसी चीज जो उन्होंने कभी सुनी नहीं, ऐसा रोग उन्होंने कभी सुना ही नहीं। भाई ऐसे होते ना, बहुत सारे रोग लगते हैं, तो ये योग के बारे में वो कभी जानती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्रेम किया, एकाग्र प्रेम किया, है ना। गोपियों ने उद्धव द्वारा बताए गए योग को व्याधि इसलिए कहा है क्योंकि योग साधना गोपियों को कड़वी ककड़ी की भांति प्रतीत होती है, जिसे कोई भी खाना नहीं चाहता, जबकि गोपियों के मन में केवल श्री कृष्ण ही बसे हैं। यानी कि जो प्रेम करता है वो कभी भी योग साधना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि नहीं लेना चाहेगा। तो गोपियां तो बिल्कुल ही लेना नहीं चाहती। चौथा प्रश्न है, अट नहीं रही कविता के आधार पर कहीं पड़ी उर में गंध मंद गंध पुष्पमाल पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान दीजिए। मंद मतलब धीमी धीमी, गंध मतलब खुशबू, पुष्प माने फूल, और माला मतलब माला। तो फूलों की माला से धीमी धीमी गंध का आना क्यों बोला है? क्योंकि इस समय फागुन मास की सुंदरता के चलते चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और उन फूलों से जो है बहुत खुशबू आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि फागुन मास ने जो है फूलों की एक माला धारण करी हुई है, जिससे पूरी आने वाली भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है। कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पमाल का आश्रय है कि कहीं कहीं पर पेड़ों के गले में मंद मंद खुशबू देने वाले पुष्पों की माला प्रतीक हो रही है, क्योंकि पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं, क्योंकि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं, जिनसे चारों तरफ सुंदरता बिखर पड़ी है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक आधारित वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में जो है वो हमारे सामने 3 अध्याय रखे गए हैं। माता का अंचल, उसके बाद आपके पास में जो आ रहा है साना साना हाथ जोड़ी, और उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ। ये 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टर से हमारे सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न और करने हैं 2 प्रश्न। देखिए क्या है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लगभग 50 से 60 शब्दों में। अब 50 से 60 शब्द का मतलब क्या हो गया, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो गए। अब इसके लिए 1 प्रश्न करोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। 2 करोगे तो कितने मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखना। तो 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न आएंगे, करने आपको 2 हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछे थे मैम जब 2 ही करने हैं तो हम सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ते हैं, 3 क्यों पढ़े। अब मान लीजिए मैंने उस कमेंट का आंसर यही दिया कि आपको तीनों अध्याय पढ़ने हैं। अब ऐसा क्यों, सपोज देखिए आपने 2 अध्याय पढ़े, माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए। अब 3 क्वेश्चन में माता के अंचल पे जो चैप्टर पे जो क्वेश्चन आया वो उसका आंसर आपको पता था, आपने लिख दिया। लेकिन साना साना हाथ जोड़े पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको आंसर आ ही नहीं रहा है, और तीसरा जो आपके सामने दिया है वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इस तरीके से 3 में से तो आप 1 का ही आंसर दे पाओगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए तीनों आपको पढ़ने हैं। चलिए देखें क्या है। पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने के बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी, क्यों। माता के अंचल पाठ के आधार बताइए। पिताजी खाना खिला देते थे, फिर माँ खाना खिलाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि पिता जो हैं वो बच्चे को छोटा छोटा सा कौर खिलाते हैं, और बच्चा थोड़ा थोड़ा खाते खाते जल्दी ऊब जाता है, और फिर वो उसका लगता है कि उसका पेट भरा हुआ है। तो अब वो बड़े बड़े कौर और पक्षियों के नाम से तरह तरह नाम लेकर उन्हें खाना खिलाती थी। भोलेनाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते, घुमाते फिराते, गंगा की ओर ले जाते। वो भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठाकर खिलाते थे। उनके हाथ से भोजन कर जब भोलानाथ का पेट भर जाता तब उनकी माँ थोड़ा और खिलाने का हट करती। वे बाबूजी से पेट भर ना खिलाने की शिकायत करती और कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ। क्योंकि माँ के खाने का तरीका, क्योंकि बच्चा क्या होता, पिताजी जो है ना खाना तो खिला देते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चा कितनी देर में कितना उसको भोजन चाहिए और कितना भर जाएगा। तो अक्सर माँ कहती है कि नहीं तुम नहीं खिला पाते, हम खिलाते। तो ये कंडीशन सिर्फ इसमें नहीं होती है, मेरे साथ भी होती है। मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे को जितना खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो दौड़ता भागता है, तो उसे भरपेट खाना मिलना चाहिए।
क्योंकि बच्चा खेल के चक्कर में भूख के एहसास को भी नहीं जान पाता और खेलते खेलते खा रहा है तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसका पेट कब भर गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक माँ पे आती है कि वो खाना उतनी सफिशिएंट मात्रा में दे, उसे पता हो कि भाई इतने बड़े बच्चे के लिए इतना खाना जरूरी है, इसलिए माँ ऐसा करती है। दूसरा प्रश्न है, रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब उन्होंने क्या बोला कि जो भीतरी विवशता होती है, अब देखिए हमारे साथ क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं में हम क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें लगता है कि हाँ हमने अगर नहीं भी देखी, सिंपल सी ऐसी बात है, अब इसको मैंने जैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ा तो इसको मैंने अपने आप से रिलेट, हमेशा जिस चीज़ को पढ़ो अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करो। अब ये क्या हुआ है, ये रिसेंटली अभी से 2 महीने पहले की बात है, ठीक है, जब मैं आपको ये सैंपल पेपर शूट कर रही हूँ इससे 2 महीने पहले की बात है। मेरे साथ सेम ऐसी घटना घटी जो लेखक के साथ घटी। लेखक के साथ क्या हुआ था कि जब हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट किया गया तो वो भारत में थे, मुंबई में थे, वो एक विज्ञान के विद्यार्थी थे, अच्छी तरह जानते थे कि भाई जब एक परमाणु विस्फोट होता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो इसके चलते उन्होंने एक लेख लिख दिया उस समय और प्रकाशित हो गया, लेकिन उसकी विभीषिका के बारे में उन्हें अंदाजा होते हुए भी वो उन्हें इतना प्रभावित नहीं कर पाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो हिरोशिमा गए तो वहां देखकर इस विभीषिका को इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो अंदर से बेचैन हो गए और लौट कर आकर भारत में उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे उस कविता का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम जिस बारे में जानते हैं, सुनते हैं, वो हमें प्रभावित नहीं करती, बनस्पत जब हम उसको देख लेते हैं तो वो हमें अंदर तक झंझोर देती है। अब मैंने कहा ना कि मैंने इसे अपने साथ रिलेट किया। मेरे साथ 2 महीने पहले एक घटना घटी। क्या हुआ, हम हमेशा जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। हम हाँ भाई वहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति मर गया, वहाँ मर गए, गाड़ी ने बाइक को मार दिया, ये हो गया, हम अक्सर ये न्यूज़ सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए एकदम नॉर्मल है क्योंकि हम ये बस सुन रहे हैं और सुनकर निकाल देते हैं। लेकिन 2 महीने पहले मैंने अपनी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट देखा। एक बस ने एक बाइक को मारा, दोनों को कुचल दिया, मार दिया। डेड बॉडीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। वो उस चीज ने मुझे इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया कि वो आज भी मुझे इम्पैक्ट करती है। उस रास्ते से जाना, उसके बारे में सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये बात मैंने कनेक्ट कैसे करी, इस चैप्टर से करी कि ये लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेखक ने जब सुना था तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें फर्क पड़ा। सेम मेरे साथ ये चीज हुई। तो कहने का मतलब है जब किसी चीज को हम अंदर से अनुभव कर लेते हैं तो हम उसे ज्यादा अच्छे से प्रभावित होते हैं, और अगर आप रचनाकार हैं तो लिख भी सकते हैं जैसे लेखक के साथ हुआ। तो जो आंतरिक दबाव होते हैं वो कहीं ना कहीं लिखने के लिए प्रभावित करते हैं। देखिए क्या है, अगेर जी के अनुसार तीसरी भीतरी विवशता लेखन के लिए विवश करती है, और यह विवशता अनुभूति से उत्पन्न होती है। यानी कि आपने जो चीजें देखी हैं वो आपको कितना अंदर तक परेशान कर रही हैं। अनुभूति किसी रचनाकार के हृदय के समस्त भावों को बाहर निकाल ले और उन्हें प्रकट करने में अधिक सक्षम होती है। अब अगर आप रचनाकार हैं तो अंदर की जो विवशता है, जो आप फील कर रहे हैं, उसे लिखकर निकाल सकते हैं, और हमारे लेखक ने ऐसा ही किया था। जब तक हृदय में अनुभूति ना जाके लेखन कार्य संभव नहीं है। अगेर जी बाहरी दबाव और प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति को लेखन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि आपने क्या महसूस किया है, इसके जरिए अगर आप लिखते हो तो ये ज्यादा फर्क पड़ता है। अनुभूति ही हृदय में संवेदना जागृत करके लेखन के लिए विवश करती है। लेखक अपनी इसी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी ये मनुष्य की छाया में अनुभव किया। उस समय जब पत्थर पे वो छाया उन्होंने देखी, वो हॉस्पिटल भी गए, वहां रेडियोधर्मी पदार्थ से तड़पते हुए लोगों को भी देखा, तब भी उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो उस पत्थर के सामने आए तो वो पूरी तरीके से उस घटना के भुक्तभोगी बन गए। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि जो व्यक्ति विस्फोट के समय यहाँ मौजूद था वो तो भाप बनकर उड़ गया। तो मतलब कितना भयानक होगा वो दृश्य। इसी अनुभूति से घनीभूत होते ही उसे हिरोशिमा कविता के रूप में लिख दिया। तो हिरोशिमा की कविता जो हमारी इस बुक में, आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखिए अंतिम इसी चैप्टर के आखिर में लिखी हुई है पूरी वो कविता, उसे पढ़िएगा। तो उस विभीषिका पर उन्होंने ये कविता लिखी थी।
तीसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? कटाव पर दुकान ना होना इस बात का प्रतीक है कि वो अभी एक पर्यटन स्थल नहीं बना है, यानी कि वो अपनी नैसर्गिक सुंदरता में है, यानी कि नेचुरल ब्यूटी में अभी वो है। क्योंकि अगर वहां कोई दुकान बन जाएगी, वहां लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, वहां व्यवसायीकरण बढ़ जाएगा, गंदगी बढ़ जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा, वो अपनी नैसर्गिक सुंदरता से हट जाएगा। अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के युवाओं पर है कि धीरे धीरे हर जगह जो है एक व्यवसायीकरण हो रहा है। लोगों के आने जाने के चलते हर जगह की अपनी एक नैसर्गिक सुंदरता मिटती जा रही है, खास तौर से पहाड़ों से। हम जितना इन पर जाते हैं, हमारे आने जाने से उतना पोल्यूशन होता है, उतनी गंदगी होती है, जिससे उन जगहों का नाश होता है। तो ये युवाओं को देखना है कि भाई आप कहीं पर भी घूमने जाएं, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, गंदगी ना करें, जो चीज जैसी नेचुरल रूप में है उसे वैसा ही रहने दें। पहले भी लोग घूमने जाते थे पहाड़ों पर, देखो टेंट लेकर जाते थे, टेंट लगाते थे, वहां रहते थे, लेकिन अब चूंकि हर जगह होटल हो गए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल हो गए, है ना। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि यदि वहां पर भी दुकानें खुल जाएंगी तो उस स्थान का व्यवसायीकरण हो जाएगा, यानी कि वहां पर बिजनेस होने लगेगा। ऐसे में शायद वहां का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। अभी वहां आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित है। दुकानें खुलने पर आने वाले पर्यटक यहाँ गंदगी फैलाएंगे। वाहनों के आवागमन से यहाँ के तापमान और प्रदूषण में वृद्धि होगी। इस स्थान और अन्य पर्यटन स्थलों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए युवा नागरिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे इन स्थानों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, वृक्षों को ना काटें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, नदियों एवं अन्य जल स्रोतों को दूषित ना करें एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। जो नेचुरल रूप में हमें प्राप्त है उसका संरक्षण करें। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। बहुत जरूरी है कि खुद तो अवेयर हों, जो लोग अवेयर नहीं है उनको करें। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 12। अब प्रश्न संख्या 12 जो है वो हमारे पास से आ गया हमारा खंड खंड घा में हमारे पास क्या है। अब पूरी तरीके से रचनात्मक लेखन पे आधारित 4 प्रश्न हैं, 12, 13, 14, 15। तो प्रश्न संख्या 12 में अनुच्छेद है, 13 में हमारे पास पत्र है, 14 में हमारे पास सौव्रत और ईमेल है, और 15 में हमारे पास विज्ञापन और संदेश है। ठीक है, तो हर जगह ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अनुच्छेद में हमारे सामने 3 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक पर हमको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखें क्या है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित 3 विषयों में से किन्हीं एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो अब आपके सामने 3 ऑप्शन अनुच्छेद के दिए गए हैं। कोई एक अनुच्छेद करना है और वो भी कितने में करना है, 120 शब्दों में, याद रखिएगा। और जो कोई भी आप एक अनुच्छेद करेंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो 3 दिए गए हैं, संकेत बिंदु दिया गया है, उन्हें करना है। पहला है बढ़ती जनसंख्या गहराता संकट। अब इस पर आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, भूमिका, वर्तमान में चर्चा का कारण, संकट कैसे समाधान। अब जैसे 120 शब्द हैं, अब आपको नहीं समझ रहा, जो भी आप ऑप्ट करो, हमेशा एक उसका फिगर आउट करो कि भाई ये जो 4 संकेत बिंदु है इसमें हम लिखेंगे क्या 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 लिख सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए पॉज लो और सोचो, जो भी टॉपिक आपको सही लग रहा है उस पर पॉज लेकर 2 मिनट के लिए सोचो कि भाई ये जो एक संकेत बिंदु है इस पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप करो इक्वली डिवाइड। 120 को अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो 30 वर्ड्स इक्वल आ जाएंगे। 4 में डिवाइड करेंगे तो 30 वर्ड ईच संकेत के लिए आ जाएगा, हर एक संकेत के लिए 30 वर्ड आएंगे। अब मान लीजिए भूमिका के लिए आपको कम लिखना है लेकिन संकट के लिए आपको ज़्यादा लिखना है, तो अब आप यहाँ करो कि इसे आप 15 वर्ड में कर दो, वो यहाँ पर यूज़ कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वली डिवीजन करने के बाद देखो कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा लिखना है और किस पे कम लिखना है। तो उस हिसाब से उन टॉपिक्स को अलग अलग बाइफरकेट कर दो, उतने वर्ड्स को कि ये इतना इतना इसमें ले लेंगे, इतना इसमें ले लेंगे, और इस तरीके से ये हमारे इतने वर्ड्स में हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना। और जो भी टॉपिक ले रहे हो पहले 2 मिनट के लिए सोचो कि इसमें हम लिख क्या क्या सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए बहुत सारा होता है कि आप लोग बोलते हो ना कि भाई कैसे हम लिखें, क्या करें। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आपको पढ़ना भी अच्छा पड़ेगा। जितना आप पढ़ते हो आपकी नॉलेज उतनी बढ़ती है और चीज़ों के बारे में आप उतना ज़्यादा समझते हो।
अब इस पर हम लिखेंगे, ठीक है, जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है आज एक चिंता का विषय बनती जा रही है। समय रहते अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। आज भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 2.11 है। आबादी की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पर आ चुका है। अब ये आबादी के होता है, ये हम कैसे निकालते हैं, हम क्षेत्रफल के हिसाब से निकालते हैं, इतनी भूमि में इतने लोग हैं। अब जैसे चीन की हम जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा बताते हैं, लेकिन उनके पास हमसे ज़्यादा लैंडस्केप है, ठीक है ना, हमारे पास उतना लैंड नहीं है, तो वो उस लैंड के हिसाब से रेशियो निकालते हैं। हमारा लैंड कम है तो हम इस हिसाब से रेशियो निकालते हैं, ठीक है। पहले चीन प्रथम स्थान पे था और भारत द्वितीय स्थान पर, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है। जनसंख्या वृद्धि के अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी के प्रभाव से बेकारी की समस्या बढ़ रही है, जैसे अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, जीवन स्तर में कमी और कुपोषण आदि की समस्याएं भी उपस्थित हो गई हैं। जनसंख्या की अधिकता के कारण लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे महानगरों में आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब भाई जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी एक लिमिटेड जगह है ना। अब जितने सारे लोग गांव से अगर शहरों में आएंगे तो वह रहने की जगह नहीं रहेगी। यद्यपि भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, परंतु जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण यह प्रगति बहुत कम लगती है। जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो प्रगति कम लगती है। ऐसा नहीं कि भारत ने प्रगति नहीं करी, बहुत करी, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से वो दिन पे दिन कम कम लगती है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों में जागृति लाना आवश्यक है। उन्हें परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि जानिए कि आप जितने बच्चों को पैदा करेंगे उतने लोगों की नीड्स बढ़ती है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसलिए थोड़ा जनसंख्या पर कंट्रोल करना, परिवार नियोजन के बारे में पता होना ज़रूरी है। चलिए अब हमारे पास है दूसरा अनुच्छेद, क्या है, हरित ऊर्जा सुरक्षित भविष्य। हरित ऊर्जा का मतलब क्या होता है पहले आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो, भूमिका, अर्थ, प्रभाव, समस्याएं और समाधान, तो इन चार पे आपको लिखना है। तो हम पहले भूमिका बताएंगे फिर अर्थ बताएंगे। हरित ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो मानव जीवन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखती है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हरित ऊर्जा उन संग्रहित ऊर्जा स्रोतों से संबंधित है जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही निर्मित हो और जो वायु, सूर्य, जल आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जो एनर्जी हम सूर्य से, वायु से, पानी से करते हैं वो नेचुरल चीजों से लेते हैं, इसलिए ये हमारी क्या हो जाती है, हरित ऊर्जा। इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। आज मनुष्य ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम बहुत सारे ऐसे संसाधन प्रयोग कर रहे हैं कि जिसमें पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही जलवायु में परिवर्तन होने के कारण पूरे विश्व का भूमंडलीय तापमान भी बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पृथ्वी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर विश्व में प्रदूषण इसी प्रकार बढ़ता रहा तो ग्रीन हाउस गैस से बढ़ोतरी होगी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी होगी। और ग्रीन हाउस गैस इतनी हानिकारक होती हैं कि वह मनुष्य का जीवन भी समाप्त कर सकती है। आज सारा विश्व इसी चिंता में है कि यदि इसी तरह पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता रहा तो जलवायु परिवर्तन और भी तीव्र हो जाएगा और भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होने लगेगी, जिससे धरती पर रहने वाले हर प्राणी का जीवन और भी कठिन हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर होगा तो धरती पे जितने लोग रह रहे हैं जीवन तो कठिन होगा कि नहीं होगा। इससे बचने के लिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का संपूर्ण तरीके से उपयोग करना होगा, तभी हम अपने वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रभाव बनाने में सक्षम हो सकेंगे। अतः हरित ऊर्जा एक बेहतर और उन्नत भविष्य के लिए अति आवश्यक है। तो अब आजकल देखिए जो बहुत ये हरित ऊर्जा में आजकल जो सबसे ज़्यादा क्रांति में है वो है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स लगाइए, जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है उसे लीजिए। हमें कहीं और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये एक सस्ती है और अच्छी स्वस्थ ऊर्जा, इसके लिए हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ पैसे भी इतने नहीं देने पड़ते। बस एक बार पैनल लगाने का जो खर्चा होता है उसके मेंटेनेंस नहीं होती, उसमें किसी तरह का ईंधन नहीं होता।
चलिए अब तीसरा आ जाते हैं, सोशल मीडिया जागरूकता आवश्यक। हम सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ठीक है, आप भी हैं, हम भी हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इसके अलावा और ना जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां हम सभी एक्टिव हैं। अब इन जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर बहुत तरह के क्राइम भी होते हैं। हम सभी बहुत सारे फ्रॉड्स में फंस भी जाते हैं। आजकल की तरह तरह के फ्रॉड्स चलते हैं। आजकल जो रिसेंट चल रहा है वो है आपका जो क्या कहते हैं, कौन सा अरेस्ट है, सोशल डिजिटल अरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो आजकल ट्रेंडिंग में है। आज आए दिन पेपर में इसके बारे में निकलता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जितनी हमारी सुविधा के लिए हैं, हमारी जानकारी के लिए हैं, तो ये अपराध भी उतनी ही करती हैं और लोगों को बर्बाद भी करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनसे हम जागरूक रहें। अब इस पर हमें निबंध लिखना है। मुझे लगता है कि ये अनुच्छेद ऐसा है कि आप सभी जी भर के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पर 4 संकेत बिंदु हैं। पहला है भूमिका, आपको बताना है कि सोशल मीडिया में जागरूकता के बारे में क्या भूमिका है, वर्तमान स्थिति है, जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, रीज़न है इसको रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, फिर इसका प्रभाव यानी कि इसके इम्पैक्ट क्या है। चलिए देखते हैं। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज सिर्फ एक बटन दबाने पर ही हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। सोशल मीडिया बहुत ही सशक्त माध्यम है, मतलब मजबूत माध्यम है, और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम नहीं जी सकते उसके बगैर। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव भी हैं और युवा वर्ग के मध्य सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। आजकल के युवा अब शारीरिक खेलों और मनोरंजन की बजाय वीडियो गेम, यूट्यूब आदि का प्रयोग अधिक करते हैं, जिससे वे शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। इसके लिए आज युवा वर्ग को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा वर्ग ही सोशल मीडिया का सर्वाधिक उपयोग करता है। जो ऐसा नहीं है कि भाई जो है मिडिल एज के या वृद्ध हैं वो नहीं करते, लेकिन युवा वर्ग सबसे ज्यादा करता है। यदि सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे मानव जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज हमें डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता है ताकि हम सही तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं होंगे तो हम बहुत सारे खतरों में पड़ भी सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न संख्या 13 में 2 पत्र दिए गए हैं। दोनों में से हमें कोई एक पत्र करना है, ठीक है। और जो भी आप पत्र करेंगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे और हर पत्र को आपको 100 शब्दों में ही करना है। देखिए क्या है, आपका मित्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन किताबी कीड़ा बनकर रह गया है। उसे अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय होने की आवश्यकता और लाभों के विषय में बताते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र आपको लिखना है। तो अब आप अपने मित्र को पत्र लग रहे हो, तो यानी कि एक अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। तो वो किताबों में पढ़ा रहता है, बाकी और एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देता, तो उसे उसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए पत्र आपको लिखना है 100 शब्दों में। अगर आप ये करते हो तो 5 जो है नंबर मिलेंगे। अब अथवा करके जो दूसरा पत्र है क्या है, आपके क्षेत्र की सड़कें बदहाल अवस्था में हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी जानकारी देते हुए उपयुक्त कार्यवाही हेतु शहरी ग्रामीण विकास मंत्री को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है, सड़कों का बदहाल होना है, आपको यहाँ पर लिखना है ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र। तो ये एक औपचारिक पत्र है क्योंकि आप एक संस्था को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों पत्र करेंगे। तो पहला पत्र हम ये करते हैं जो आप मित्र को लिख रहे हैं, फिर दूसरा हम करेंगे ये एक औपचारिक पत्र, ठीक है। तो पहला हम कौन सा लिख रहे हैं, का वाला। क्या दिया है, राजौरी गार्डन नई दिल्ली, दिनांक डाला प्रिय मित्र सोहन प्रसन्न रहो, ठीक है। तो मित्र किस लिए लिख रहे हैं, मैं कुशल पूर्वक हूं, विश्वास है कि आप भी प्रसन्नचित्त होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 9वीं कक्षा में सभी वर्गों में यानी कि वार्षिक परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तुम्हारी कर्मठता से बहुत वाकिफ हूँ कि तुम हमेशा इधर उधर की बातों में ध्यान ना देकर अध्ययन में ही संलग्न रहते हो, यानी कि हमेशा अध्ययन में ही लगे रहते हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि किताबी ज्ञान के साथ पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय प्रतिभागी होना भी अत्यंत आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि पढ़िए तो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जैसे त्वरित भाषण,
यानी कि जो आप इंस्टेंट तुरंत किसी चीज पे आप बोलना शुरू करो। वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि। इससे हमारा न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होगा। हमारे अंदर गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कौशल भी विकसित होंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि तुम किताबी ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय होकर प्रतिभागिता करोगे। तो उसे बताओ कि भाई पढ़ने के साथ ये एक्टिविटीज जरूरी है, जो मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है और फिजिकल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और संगीता को सह स्नेह आशीर्वाद कहना। तुम्हारा मित्र अमित। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला पत्र किया। अब दूसरा पत्र जो था वो हमें ग्राम विकास मंत्री को लिखना था, जो कि एक औपचारिक पत्र है। तो क्या लिखेंगे? सेवा में ग्राम विकास मंत्री संत कबीर नगर। दिनांक डालिए, विषय है अपने क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में। माननीय महोदय, एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान नगर की सड़कों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पूरे नगर में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पर गड्ढे और गंदगी का अंबार न लगा हो। मतलब खूब गड्ढे हैं, खूब अंबार लगा हुआ। सड़क पर बहुत गहरे एवं बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे नित्य प्रति दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो भाई दुर्घटनाएं तो होंगी होंगी। वर्षा के दिनों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, दुपहिया वाहन फंस जाते हैं, राहगीर चुटैल हो जाते हैं। चुटैल मतलब चोटिल हो जाते हैं। ठीक है, बस गड्ढे अड्डे से शहर की ओर आने वाले मार्ग पर चलते हुए प्रतिदिन ट्रैफिक जाम रहता है। उस कारण सड़कों पर का टूटा होना, गड्ढों में पशुओं का बैठा होना या नगर पालिका द्वारा सड़कों की मरम्मत ना कराना, ऐसा लगता है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नगर में है ही नहीं। ठीक है, नगर सड़कों पर नहीं रही है। कई बार क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मतलब बहुत बार शिकायत करी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र पत्र का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त समस्या का निदान करें। यानी कि आप जल्दी से जल्दी इस बारे में दें और जो समस्याएं मैंने बताई हैं इसका आप निवारण करें। धन्यवाद, एक नागरिक, अमृतदीप, संत कबीर नगर। ठीक है, तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14, जहां पर हमारे सामने दिया गया है एक सौवृत्त हमें लिखना है या हमें एक ईमेल लिखना है। दोनों में से हमें एक चीज करनी होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों के फॉर्मेट्स देख लेते हैं। पहला क्या है यहाँ पर? पहला है हमारे पास सौवृत्त। आप तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वो बता रहे हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल आबासा नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। अब किस संस्था में आप आवेदन कर रहे हैं ये भी आपको बता दिया। आवेदन करना है इसका मतलब आपको सौवृत्त के साथ आवेदन पत्र भी लिखना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त सौवृत्त यानी कि बायोडेटा लगभग 80 शब्दों में तैयार करिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट का आपके पास 1 नंबर है, आपके पास 1 नंबर भाषा का है, 3 नंबर विषय वस्तु का है। तो बहुत सतर्कता के साथ काम करिएगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं आवेदन। सेवा में प्रबंधक विवेक इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है विवेक इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पर दिया है आबासा नगर, तो हम आबासा नगर लेंगे। विषय डाला हिंदी अध्यापिका के पद हेतु। फिर आते हैं महोदय। स्थानीय रोजगार समाचार पत्र दिनांक 05/2000 में निकले विज्ञापन के संदर्भ में मैं आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के पद हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए सौवृत्त प्रेषित कर रही हूं, जो निम्नवृत्त है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम सौवृत्त के साथ आवेदन अटैच करते हैं उसमें आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। यानी कि इस जगह पर जो वैकेंसी है ये इंफॉर्मेशन आपको मिली कहाँ से, न्यूज़पेपर से मिली, किसी वेबसाइट से मिली, कहाँ से मिली, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताया। जैसे इन्होंने बताया कि स्थानीय रोजगार समाचार पत्र से उन्हें ये पता चला कि आपके यहाँ हिंदी अध्यापिका का पद रिक्त है। ठीक है, अब सौवृत्त तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो है वो परिचय देना पड़ता है। यहाँ पर है, नाम है कुमारी तरुणा वैश्य, पिता का नाम श्री विवेक वैश्य, माता का नाम श्रीमती सरला वैश्य, जन्म तिथि लिखिए 14 नवंबर 1996, वर्तमान पता 77/12 दयाल बाग आगरा। स्थायी पता भी आप सेम कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस जरूर देते हैं taruna245@gmail.com। ठीक है,
अब जो शैक्षणिक योग्यताएं हम लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना उसे हमें क्या लिखना है, आपको तालिका में बनाना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, उन्होंने क्वालिफिकेशन दे दी है कि आप बीएड कर चुके हो, ठीक है। तो और क्वालिफिकेशन शुरू कहाँ से होती है, हमेशा 10th क्लास से शुरू होती है। तो हमने डाला 10वीं, 2012 में आपने 10वीं करी सीबीएसई से। आपके विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। कितने प्रतिशत अंक आए, 94.3% अंक आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आपने 2 साल बाद 12वीं करी 2014 में सीबीएसई से। विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, संगीत गायन, इतिहास और राजनीति शास्त्र। इसमें आपके 98% मार्क्स थे, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्नातक, 2017 में करी। अब देखिए 2017 यानी कि अब जो ग्रेजुएशन होता है उसे आपको करने में 3 वर्ष का समय लगता है। डॉक्टर BR अंबेडकर विद्यालय आगरा से आपने किया। सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, समाज शास्त्र और इतिहास, इससे आपने किया। आपके 92% मार्क्स थे ग्रेजुएशन में। अब उसके बाद आपने बीएड किया 2019 में, ठीक है। अब बीएड 2 साल का होता है तो आपको ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा 2 साल का गैप। डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय हिंदी और समाजशास्त्र से आपके 79% यानी कि 89% मार्क्स थे। फिर आ गए आपने परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2021 में डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय से। हिंदी विषय में किया, आपके 85% अंक थे यानी कि 85%, ठीक है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता थी। अन्य संबंधित योग्यताएं क्या हैं, देखिए कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपने किया हुआ है। हिंदी अंग्रेजी में दक्षता और जर्मन भाषा का कार्य साधक ज्ञान है। जिम्नास्टिक का 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त है आपको, ठीक है। फिर आ जाते हैं अभिरुचि यानी कि आपकी हॉबीज क्या हैं। संगीत गायन एवं वादन, शिक्षण के नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने में अभिरुचि है, यानी कि आप पढ़ाने में न्यू टेक्निक्स को लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर है खेलकूद और योगा में आपको इंटरेस्ट है। आप स्थान लिखिए, तिथि डालिए और हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए जब हम आवेदन लिखते हैं तो तिथि हम उस समय आवेदन पत्र में विषय के पहले नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि स्थान और तिथि और हस्ताक्षर हमें एंड में करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा करके, हमारे पास हमने क्या बताया था, हमारे पास ईमेल है एक, क्या है, किसी कॉलेज में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के रिक्त पद की जानकारी के लिए ईमेल लिखिए। अब इन्होंने क्या बताया कि आपको किसी कॉलेज में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक का कोई रिक्त पद है, इसकी जानकारी आप लेना चाहते हो तो आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले फ्रॉम लिखेंगे आप, फिर टू लिखेंगे। तो इसके लिए आप जो है आपको ईमेल एड्रेस खुद बनाने पड़ेंगे। अब चूंकि आप एक साथ कईयों को भेज रहे हो जानकारी लेने के लिए, तो आप यहाँ पर सीसी कनेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिए, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, यानी कि जो मेल है उसे हम कई लोगों के पास भेज रहे हैं, तो सीसी। अब जब हम यही कई लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को पता ना चले हमने कितनों को भेजा है, मान लीजिए मैं आपको भेज रही हूँ, आपके फ्रेंड को भेज रही हूँ, उनको भेज रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपको पता ना चले कि मैंने ईमेल किसको भेजा है, तो उस कंडीशन में हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। चलिए दिनांक डाल दीजिए। विषय है हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद की जानकारी हेतु माननीय महोदय, सादर सूचित करना चाहती हूँ कि मैं माधुरी वैश्य हिंदी विभाग की शोध छात्रा हूँ। मेरी पीएचडी समाप्त होने की ओर अग्रसर है। महोदय, हिंदी विभाग में सहायक अध्यापक के कुल कितने पद रिक्त हैं, कृपया जानकारी प्रदान करें, आपके सहयोग की अपेक्षा में, ठीक है। चूंकि वो एक पीएचडी कर रही हैं तो इसमें इस तरीके के रिसर्च में हमें पता करना होता है, तो इसीलिए वो एक साथ कई स्कूल्स को ये ईमेल लिख रही हैं। फिर धन्यवाद शोधार्थी माधुरी वैश्य, हिंदी विभाग, कला संकाय, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि भाई आप किस संकाय से कर रहे हो ये भी, माधुरी नीचे मोबाइल, ठीक है। तो ये मोबाइल आपको नंबर देना जरूरी है। चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 15, जो हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर हमारे सामने एक विज्ञापन है और एक संदेश है, दोनों में से हमें कोई एक करना है, ठीक है। देखिए क्या है, विद्यालय वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु विज्ञापन करना है। एनुअल फंक्शन में बच्चों द्वारा हाथ से बनाई गई कुछ सामग्री है, आप इसकी प्रदर्शनी लग रही है, तो लोगों को आपको इसके बारे में बताना है। विज्ञापन तैयार करिए ताकि लोग आएं, देखें और खरीदें, बच्चों को अप्रिशिएट करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हस्तकला प्रदर्शनी। अब देखिए इस तरह में आप जो है यहाँ पर कोई पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है,
अगर बनाना भी चाहो तो हाथ से बने हुए किसी मटेरियल की आप पिक्चर बना सकते हो, कोई स्क्रप्चर है, कोई पॉट है, आप बना सकते हो। ठीक है। गायत्री विद्यालय आगरा के वार्षिकोत्सव पर विद्यार्थियों द्वारा हस्तकला प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अत्यंत कम मूल्यों पर उपलब्ध वस्तुओं को खरीदकर कृपया विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाएं। बहुत ही कम रेट में रखा गया है। प्रदर्शनी का समय है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। प्रदर्शनी का स्थान है विद्यालय का प्रांगण, दिनांक 31/3/2000 में। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप विज्ञापन देंगे, स्थान आपने दे दिया, समय आपने दे दिया, डेट आपने दे दी, कब ये सब लग रहा है। अब हमारे पास खा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारे पास में क्या था, एक संदेश। देखिए क्या है, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने पर शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, आप क्या करें, अपने मित्र को फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है तो उसे आप शुभकामना संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए शुभकामना, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ता है, शुभकामना संदेश, दिनांक देंगे, समय देंगे, फिर आप किसको लिख रहे हैं पत्र, अपने मित्र को। प्रिय मित्र रमेश, आपके वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने पर कुछ पंक्तियों द्वारा शुभकामनाएं भेज रहा हूं। तो आपको पंक्तियां आती हैं तो लिखिए, नहीं तो सिंपल कुछ लाइंस में ही आप इसे दे दीजिए, क्योंकि भाई शब्द हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, आप जिंदगी के हर परीक्षा में सफल हो। तो ये कुछ पंक्तियों के साथ हमने उन्हें शुभकामना भेज दी। शुभकामनाओं सहित आपका मित्र राहुल। ठीक है, तो ये एक संदेश था। और इसी के साथ हमारा ये सैंपल पेपर नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस किस तरीके से प्रश्न आने वाले। तो ये तो अभी पहला सैंपल पेपर था। जैसे कि मैंने बोला कि 5 से 7 सैंपल पेपर कराऊंगी, तो बस देखते रहिए, डेली एक सैंपल पेपर मिल रहा है। अब ये कोर्स ए का सैंपल पेपर देखते ही बच्चे कमेंट बॉक्स में मैम कोर्स बी का, तो आज अगर कोर्स ए है तो कल कोर्स बी का सैंपल पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब कल, लेकिन कल हम लेकर आएंगे कोर्स बी का सैंपल पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।